मित्रों नमस्कार। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं 5 मिनट विलम्ब हो से आ रहा हूँ। मैं वास्तव में 6:31 पर आ चुका था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मोबाइल का कैमरा कुछ साथ नहीं दे रहा है और ठीक से मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा चिंता हुई और मैं दोबारा फिर इस फ़ोन को रीस्टार्ट करके आया हूँ। मालती जी आ चुकी हैं, तो बिना देर किए मैं मालती जी को जोड़ लेता हूँ और हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रणाम सुंदरलाल जी, सभी का स्वागत करते हैं, सभी मित्रों का। नमस्ते मालती जी। नमस्कार सुनील जी, धन्यवाद मुझे कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और सभी सुन, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको ना? हाँ, आपको थोड़ा और पास आ जाना चाहिए ताकि और ठीक से दिखेंगी। अच्छा। हाँ, मोबाइल पास कर लीजिए, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसा। उसमें ये होगा कि आपके जो शिष्या हैं, जो मित्र हैं, जो आपके परिचित हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उनके नाम। तो आप पढ़ सकेंगे कि कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा है। जी जैसे जी ये जी। भूमिका है, इन्होंने आपको प्रणाम गुरुजी कहा। प्रिया शर्मा, सब आपकी आपके सभी शिष्य परंपरा, सुजाता सुंदर, और कुछ हमारे मित्र भी हैं, तो मैं ऐसे नाम पढ़ते रहूंगा बीच बीच में। सभी को मेरा और नमस्कार। यामिका महेश को सबसे ज्यादा वो भी ज्वाइन हो गई है ओके। मुझसे मुझे परिचय दे रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उनको जानता हूँ थोड़ा बहुत, मालती श्याम जी को। बहुत अच्छी बच्ची है। हम्म। और आप बताइए, दिल्ली में कैसे क्या हाल चाल है, सब स्थितियाँ? दिल्ली में बस घर में बंद हैं हम सब लोग, इसके द्वारा और क्या हो रहा है। लेकिन आप अपनी सभी शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं और अपनी गतिविधियां सब चला रही हैं, संचालित कर रही जी हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए ना, अब ये वैसे मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट और किसी काम पहले नहीं आते होंगे, लेकिन कोरोना काल में इनका सदुपयोग भी कितना अच्छा निकल आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके वजह से बहुत सारी लोगों से हमारा मिलना हो रहा है, सिखाना हो रहा है। तो ये पूरी माध्यम। ये पूरा माध्यम ही इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि अ, इतने अच्छे से आमने सामने बैठकर बात कर पाना। जी। मैं तो कल्पना करता था कि कभी मालती श्याम जी मुझे समय देंगी तो मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, लेकिन ये सौभाग्य आज मुझे मिला है। थैंक यू। आ, आपको बताना चाहेंगे कि ये लगभग 55 दिनों से ये श्रृंखला चल रही है। अच्छा। और हाँ, जब ये शुरुआत लॉकडाउन की हुई थी, तो तब ऐलान था कि घर में ही रहिए। हम्म। तो फिर हमको ये ख्याल आया कि एक सिलसिला ऐसा शुरू किया जाए जिसमें कलाकारों से मिलना जुलना भी हो और एक संवाद की स्थिति बने। तो ये बहुत। कार्यक्रम हमने शुरू किया आप सब मित्रों की कृपा से। जी जी बहुत बढ़िया। और ये मतलब ये इतने दिनों तक लगातार चलते आने के पीछे भी आप सबका सहयोग है, सब मित्रों का। जी और आज हम इसी तरह से आपसे मिल रहे हैं और आपके बारे में हम सब जानेंगे, हमारे साथी संगी, और एक पूरी कला साधना को किस तरह से आप उत्तराखंड को बिलोंग करती है ना? जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी। अल्मोड़े से। अल्मोड़ा। हाँ। हाँ। वहां से दिल्ली किस तरह आरंभ से बताइए, किस तरह से आज जब ये कहानी शुरू होती थी, हाँ, कहाँ कि आप रहने वाले हो, जब कैसे दिल्ली आए? और मैं बता दूं, राघव राज भट्ट जी ज्वाइन हुए हैं और निशी सिंह ज्वाइन हुई ओ बहुत बढ़िया। जी। तो अल्मोड़े से मैं हूँ। और वहां से मेरा आना हुआ दिल्ली। और सीखना कथक केंद्र में जब मैं 11 साल की थी हाँ हाँ। कि मैं कथक केंद्र में मेरी पहली गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी, उनके पास जी जी। मेरा सीखना शुरू हुआ कथक केंद्र में। 67
76 में, 76। हाँ तो हाँ दीदी के पास फाउंडेशन कोर्स, हाँ छोटे बच्चों का कोर्स होता है, उस कोर्स में हाँ हाँ एडमिशन हुआ और करीब 5 साल का कोर्स था वो। तो दीदी हम्म। के बहुत ही मतलब उनका जो सिखाना और उनकी तालीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, जैसे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए ऐसा दीदी का ट्रेनिंग था और बहुत डिसिप्लिन। तो 5 साल दीदी के पास मैंने सीखा और मतलब कहिए कि नींव जो मजबूत करते हैं वो दीदी का सिखाना था। और कहते हैं ना, शुरुआत में ही कोई इस तरह की नींव दी जाए, पक्की की जाए, तो वो आगे जाकर भी वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो दीदी का सिखाना हर तरह से था। तालीम तो है ही है, बाकी उनकी जो बाकी डिसिप्लिन थे लाइफ के लिए वो भी उन्होंने हमें दिए। और उसके बाद 5 साल की ट्रेनिंग में कथक केंद्र में ही वो मुझे खुद ही जब ये 5 साल कंप्लीट हुए उसके बाद हाँ दीदी मुझे महाराज जी के पास, वही केंद्र में ही महाराज जी हाँ पास लेके गई। कहा कि अब भैया ये मेरी बिटिया है, मेरा हाथ सीधे महाराज जी के हाथ में देके कि अब आप इसको सिखाएंगे। तो इतने प्यार, ऐसा लकी रही मैं कि ऐसी पहली गुरु मिली और उसके बाद महाराज जी ने भी उतने ही प्यार से मुझे सिखाया। और महाराज जी जब सिखाते और करीब उसके बाद भी 5 साल का कोर्स और था, ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा, ये के पास सीखा। और दीदी के डिसिप्लिन के बाद महाराज जी के पास आना और महाराज जी की जो तालीम और महाराज जी का जो ऑरा है उसको 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 देखना और उसको समझना, वो सब मेरे लिए एक बहुत अचंभित करने वाली बात थी। और महाराज जी की जो सिखाने का तरीका, करीब महाराज जी 10 बार कोई भी चीज को उठ कर सिखाते। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया और कहा कि जो कर लो, नहीं, एक ही चीज को, एक कोई मूवमेंट को सिखाने के लिए 10 बार उठ के, तो वो देखना उनको उस तरह से उनके परफॉर्मेंसेस या उनका हर हिस्सा, उनका बोलने का, उनका गाने का, उनका नाच का तो है ही है, वो सब देख के बस वो जीवन में मतलब कहिए कि आंखों में उतारा और हर तरह से महाराज जी को, उनकी ट्रेनिंग को लिया। तो वो जब 5 साल ट्रेनिंग के साथ साथ महाराज जी के प्रोडक्शन होते थे पहले के, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि ये रूटीन मेरा चलता था। जब फाउंडेशन खत्म होने के बाद ही मैं हॉस्टल ज्वाइन किया कथक केंद्र का। जी जी। तो हॉस्टल में ये होता था, दिनचर्या ये होती थी, सुबह 4 बजे से 7 बजे रियाज करो, उसके बाद योगा करो, उसके बाद क्लास 10 से 2 हम क्लास करते थे, फिर उसके बाद लंच के लिए आए, उसके बाद वापस गए प्रोडक्शन का जो बैले होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते, वो चलता था करीब 6-7 बजे तक, फिर 7 से लेकर 9 साढ़े 9 तक फिर से क्लास होती थी, और फिर आए रात में 10 बजे, बस खाना खाए और फिर सो गए। ये रूटीन काफी सालों तक ये चलता रहा। और क्योंकि चारों तरफ इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था उस टाइम कथक केंद्र का, मंडी बहावलपुर हाउस, तो और चारों तरफ प्रोग्राम, रात रात भर परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, उसको सुनना, तो बहुत कुछ मिला उस समय हम लोग को, चाहे सुनने को मिला, बड़े बड़े कलाकारों को देखा सुना, नृत्य देखा ही है, मगर जैसे गायन या इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी पानी पास में है, श्री राम सेंटर पास में है, थिएटर देख लिया, तो उससे भी एक कला को और भी कलाकार को अच्छा बनने का अवसर मिलता है।
क्योंकि वो अपने हाँ इर्द सब आर्ट फॉर्म को देख रहा है। सही बात है। वो भी एक एनर्जी उस टाइम हर तरफ लगती थी। ये काफी इंटरेस्टिंग तौर से गया और बहुत अच्छे से सीखा। हम्म। उसके बाद उसमें जी जो पहले मतलब गुरुजन इस बात पे अपने शिष्यों को जोर भी देते थे कि आप भले ही नृत्य सीख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो संस्कृति के जो दूसरे आयाम हैं, भले वो नाटक हो या वादन हो, गायन हो, कला की प्रदर्शनी हो, उन सब में भी आप इन्वॉल्व होइए, उनको देखिए, जी ताकि सभी सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उन सबका एक सरोकार है। बिल्कुल। क्योंकि एक कलाकार तभी एक अच्छा कलाकार बन सकता है कि वो इन सब चीजों को भी जाने। अब जैसे जी मेरा जी। शौक रहा गाना और कलाओं को देखने का, जैसे थिएटर, तो क्या है कि वो चारों तरफ मैं उस चीज को उसी में रहती थी। चाहे मैं कोई नाटक हाँ सुनूं, चाहे मैं कोई सिंगर का गाना सुनूं, या मैं कोई इंस्ट्रूमेंटल सुनूं, तो हाँ हाँ चारों तरफ बिल्कुल वो सारी तभी आप में वो बात आ पाती है कि आप उन चीजों को अप्रिशिएट करो और उससे भी बहुत कुछ सीखो। सही बात है। अल्मोड़ा में परिवार और कौन कौन लोग थे? फिर आप उसमें बेटियों में बड़ी थी, छोटी थी? मैं कैसे लगा कि नृत्य सीखना चाहिए, सब थोड़ा सा बताइए ना। मैं सबसे छोटी, मतलब मैं और एक मेरे भाई, अ, हाँ बस मदर फादर, और हाँ। फिर बचपन में ही मैं इधर ही आ गई। मदर की डेथ हो गई थी, तभी से मैं इधर आ गई। तो अच्छा अच्छा। बाद फिर यहीं दिल्ली में मैं रही। पर ये डांस सीखने की इच्छा कैसे हुई होगी उस समय, इतने अब छोटी उम्र में? लेकिन ये बचपन से ही था। मैं कहूँ कि सीखने से पहले ही था कि हाँ हाँ हाँ। संगीत अगर बज जाए तो मैं नाचने लगूं, गाने लगूं। तो वो एक अपने आप में था। मुझे लगता है वो नेचर से मुझे मिला। जैसे पहाड़ों में तो झरने हैं, नदियां हैं, पक्षी है, और जो हाँ हाँ। मतलब अगर पक्षी की उड़ान देख रही हूँ, या पानी की बहाव की जो एक सरसराहट होती है, चंचलता होती है, तो मुझे हाँ हाँ। लगता है प्रकृति में ही मुझे वो नृत्य और संगीत का जो आभास हुआ, उसमें मैं स्वयं को पहले से ही देखती थी। तो यही मैं कहूंगी कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं इसीलिए मुझे इसमें आना था। और इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में बगैर मेहनत करे, मैं कहूंगी कि ईश्वर ने मुझे ऐसे अ, रख दिया। तो ये एक बहुत मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है, इच्छा है, मुझे इसमें आना था। अच्छा, उत्तराखंड की जो आंचलिक संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनसे भी आपका जुड़ाव बना होगा छोटी उम्र में। हाँ, क्योंकि वो सब गाने सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक जो एक वो धुन है, पहाड़ी धुन है, और वादियां हैं उनमें। जब भी इस तरह का गाना बजता, मैं कह रही हूँ ना कि बचपन में कुछ भी मुझे फ्लूट सुनाई देता था या कुछ, तो मैं स्वयं नाचने ही लगती थी। तो आनंदित होके, तो वही वही नेचर का भी असर है मेरे नृत्य में, और संगीत है। क्योंकि मैं सबसे पहले जाकर कुछ कंपोज भी करती हूँ या मैं नाचती भी हूँ, तो मैं कोई ना कोई ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बंदिश चुनूंगी जिसमें मुझे आनंद आए, जिसमें मैं हम्म। महसूस करूँ कि मैं फील करूँ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। कथक केंद्र में जब जिस जिस पूरे कालखंड में आपने प्रशिक्षण दिया आपने, और साथी कलाकार आपके कौन कौन थे जो बहुत उस समय सारे अलग अलग क्षेत्रों? हाँ आज हाँ, कुछ नाम बताइए, कुछ उनके बारे में बताइए। उसी समय के जितने भी जो बन रहे थे, आज वो इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। उस टाइम पर जी हमसे अदिति मंगल दास, राघव राज भट्ट जी,
और प्रेरणा श्रीमाली जी और राजेंद्र गंगानी जी, ये सब तब हम सीख रहे थे। ये लोग हमसे सीनियर थे, प्रेरणा दीदी। हाँ। लेकिन क्लास में हम लोग सब रानी खानम सब, और उसी टाइम के सारे अभी आप फील्ड में काम भी कर रहे हैं, दुर्गा आर्या, अर्जुन मिश्रा जी थे, और उर्मिला शर्मा इलाहाबाद की, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वो भी बहुत अच्छी हाँ। सब हॉस्टल में मतलब सारे बड़े, और भी थोड़ा सा ध्यान करती हूँ कि और भी वातावरण कैसा था आपस में? मित्रता, सौहार्द, बहुत मिलना जुलना? बहुत बहुत प्यार था। और भी मेरे क्लासमेट में और भी थे, आभा भटनागर थे, शिवली मोहम्मद जो बांग्लादेश में हैं, और हाँ। बड़ा प्यार था आपस में। और हॉस्टल में भी ये होता था कि एक ने अगर कोई चीज बनाई है तो सब के सब मिल के खाएंगे, बैठेंगे और संगीत करेंगे। रात में देर देर तक हम लोग खूब प्रैक्टिस करते रहते थे। सब अपने आ गए हैं अपनी अपनी क्लासेस से, उसके बाद लगे हुए हैं रात के 11-12 बजे तक, और कभी कभी बैठ के गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है। तो इस तरह का माहौल बहुत जरूरी है एक्चुअली कला के लिए। हाँ। तो वो वाकई बहुत अच्छा था। और सबसे बढ़िया तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हमारे जो डायरेक्टर थे, केशव कोठारी जी और जीवन हाँ। इन लोग का समय काफी लंबा रहा केंद्र में, और बहुत ही केयरिंग थे, और हर एक के कैपेसिटी को जानते थे, किस स्टूडेंट में क्या बात है, और उसको उस तरह से बढ़ावा देना। कोठारी जी तब यही सोचते थे कि कथक को बहुत हाइट लेने का उनका रहा, और कथक केंद्र उस टाइम पर बहुत अच्छा काम भी किया। वैसे जीवन पानी जी ने बहुत मतलब यही कहेंगे कि वो लोग हमें कितना प्यार भी करते थे कि और जो कला है उसको तो करते ही करते थे, वो पर्सनली भी कितना सोचते थे कि ये क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए, वो भी उनका बड़ा रहता था सहयोग। तो केंद्र में ही फिर जॉब के लिए जब इंटरव्यू हुए तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो सेलेक्ट हुई, तो एज ए डांसर मैं उसमें। तो कहिए कि इन लोगों का सबका प्यार सहयोग था, और इसीलिए ये लोग इम्पोर्टेंट समझते थे, और हमें भी लगता था कि ये लोग हमसे चाहते हैं कि हम कुछ अच्छे बने। तो वो एक बड़ा मतलब प्यार इन लोग का बहुत मिला। और अभी देखिए कविता द्विवेदी आप ज्वाइन हुई हैं, आपकी सहेली हैं। आपको और हमको दोनों को नमस्ते किया उन्होंने। वो आ चुकी है इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी मंगला भट्ट जी ने भी आपको याद किया, वो भी आई हैं। राघव जी तो हैं ही, देख रहे हैं कार्यक्रम। हाँ, मंगल हॉस्टल में रहा करती थी, ये हम सब लोग सब साथ में थे। मैं कह रही हूँ ना कि मैं याद करूंगी, और सब लोगों को, बहुत सारे लोग। मंगल अपना सुबह सुबह रियाज करती थी, और हम सब लोग चाय एक बना रहा तो सब चाय पीने चले जा रहे हैं उसके रूम में। तो यहाँ मिल रही है तो कब कहीं और मिलते थे, किसी और रूम में मिलते थे। तो सब तो प्यार बहुत था, वो माहौल गजब का था। अब तो सच में वो नहीं देखने को मिलता है, और असंभव है। वो उस टाइम की जो बात है वो कुछ अलग ही थी। और आज भी हम सब लोग जब मिलते हैं तो उस समय को याद करते हैं। हाँ। वंशिका अग्रवाल ने आपको कहा प्रणाम गुरु जी। आपकी बहुत सारी शिष्याएं यहाँ पर आई हैं। मंगला जी कह रही है बहुत प्यारी बातें हैं। ये सच में आप सबकी, मैं इस बात पे मुझे बड़ा गर्व भी होता है कि इतनी सारे एक ही समय के आप लोग सब इतने अनुभवी और एक जैसी शिक्षा
उसी तरह से उसको ग्राह्य करना और फिर हमारी सोसाइटी में उसका विस्तार करना, ये सब आप सबने कितनी मेहनत से किया। जी, उस टाइम पर ऐसे गुरु, मैं कह रही हूँ ना, जितने हमारे सब बाकी दोस्त लोग हैं, और उस टाइम पर गुरु लोग भी, मतलब चारों तरफ हाँ इधर महाराज जी की क्लास, उधर दुर्गा भैया की क्लास, उधर हाँ कुंदन लाल जी की गुरु जी की क्लास, इधर मुन्ना गुरु जी की क्लास, इधर मतलब सारे, वहाँ वो एनर्जी जो फ्लो करती थी, वो सब हम लोग देख पाए, और जो भी ले पाए, वो इसीलिए शायद उस समय का जो है आज भी हम सबके पास वो एनर्जी है, वो बात है। ऐसे ही हमारे रूटीन चलता था, जैसे हम लोग की क्लासेस, जैसे मैंने कहा ना कि योगा, रियाज, हम्म योगा, उसके बाद हमारा तबला भी होता था, तबला सीखा हम सब लोगों ने, गाना सीखा, 3 साल हमारा वो उस कोर्स में चल, हम्म तो सारी चीजें मेरी शुरू हो गई। तो अभी सब जुड़ रहे हैं, मुझे वही लग रहा है कि सच में शुभा, दर्शनी, ये लोग थे, थोड़े समय के लिए दक्षा आई थी, तो हाँ सभी अच्छे अच्छे लोग सब आए, इशिरा पारिक, हाँ, उर्मिला जी भी अभी आ गई हैं आपका कार्यक्रम देखने। वाह वाह वाह, आप उनका नाम ले ही रही थी और वो भी बहुत आ गई। एनर्जेटिक है ये। और ये सुबह सुबह मुझे उठाती थी, चलो उठो रियाज करने के लिए। ये सब वास्तव में बहुत अनमोल निधियां हैं स्मृतियों की। और ये दलिया बनाना, दलिया खिलाना इन्होंने सिखाया है। कविता द्विवेदी ने लिखा है कि मालती जी बेहतरीन कलाकार भी हैं और अच्छी इंसान भी हैं। तो थैंक यू, वो स्वयं बहुत अच्छी हैं, सचमुच ये बात सही है कि बहुत। वही है कि बहुत जो जो स्वप्न और जो जो लक्ष्य लेके आप सब चले थे उन सबको आपने पाया है और नई जनरेशन को आज आप दे रहे हैं। तो जी, बड़ी मैं बात सोचती हूँ कि उस समय के लोग अभी भी अपने काम में उसी हिम्मत से जुटे हुए हैं। जैसे उर्मिला जी, उर्मिला से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और है। सुबह सुबह उठाती थी, और ये चाय का ग्लास भर के, एक मेरे लिए एक अपने लिए, चलो हम चाय पी के और रियाज शुरू करें। तो वो जो एक सहारा, वो एक जो दोस्ती, वो जो एक एनर्जी मिली अ, हम्म सबको देखते हुए, उस टाइम कुमुद ठक्कर थी, हाँ, मैं एक एक करके याद आ रहे हैं सब, तो सभी हम्म। जयंती, और फिर आगे ये जाके प्रस्तुतियां कब से शुरू हुई? आपने मंच पर कार्यक्रम देना फिर किस समय से शुरू किया? जब प्रोडक्शन में करते करते ही मैं काफी सारे प्रोडक्शन में महाराज जी के परफॉर्म करने लगी, अ, हम्म। अ, और साथ साथ में मेरे फिर कोर्स कंप्लीट हुआ, तो फिर मेरे सोलोज भी होने लगे धीरे धीरे। वो हाँ दुर्गा महोत्सव हुआ करता था, वो हम लोग का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था, साहित्य कला परिषद का, तो हाँ उसमें, हाँ हाँ, वो फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस मेरी शुरू हो गई। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं केंद्र में मेरी जॉब लग गई एज ए डांसर, तो फिर मैं एज ए रेपेट्री कलाकार बन गई। और इससे पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जैसे कोर्स कंप्लीट होता ही है, तो तब तक पता नहीं है ना कि मुझे क्या करना है, क्या होगा, बस हमने तो छोड़ दिया था अपने आप को कि भाई अपनी हाँ मेहनत करते रहो, अपने आप आएगा रास्ता। और आप आजकल के लोग थोड़ा भय करते हैं, अरे आगे क्या होगा, आगे आगे क्या, सही क्या होगा? बात। अरे पहले मेहनत करो, उसे, जिसे आप सीख रहे हो उससे प्यार करो, उसको उसको साधो, अपने आप हम्म रास्ता मिलेगा। मैंने कभी प्लानिंग करी ही नहीं, और सच कहूँ तो आज भी कोई प्लानिंग नहीं किसी चीज की, और लेकिन रास्ता मिलता चला गया। तो उसी टाइम जब मैं एक छोटा सा बीच में रह गया, उसे बताती हूँ कि हाँ वरीड होते हैं कि भाई आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सोचा बस जो कर रहे हैं उसे करते जाएं। तो हम्म वो एक अपॉर्चुनिटी आई थी,
कि मसूरी इंटरनेशनल स्कूल से एक वहाँ की जो प्रिंसिपल थे मिस्टर गॉडफ्री, उनकी वाइफ डांसर थी, बैले डांसर। तो वो आई कथक केंद्र में। जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट ही हो गया था और मैं सोच ही रही थी कि अब क्या होना है, तो वो आई और उन्होंने कहा कि हमें कथक केंद्र से एक अच्छी टीचर चाहिए। तो वो आई और मिली, थोड़ा सा बात हुई। इसके बाद वो पानी जी के पास गई अंदर उनसे मिलने के लिए और कहा कि हमें आपके यहाँ से एक अच्छी टीचर चाहिए मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के लिए। तो पानी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके यहाँ की स्टूडेंट से मिली हूँ और मेरी बात हुई है, वो अच्छी हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो पानी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम जाना चाहती? मैंने कहा हाँ। तो बस वो जो हुआ वो उन्होंने कहा कि अगर जाना चाहती तो मैंने अपना सारा सामान वामान बांधा और कोई भय भी नहीं कि भाई क्या होगा, कैसे जाऊंगी क्या नहीं। मैं बस उनके साथ, मैंने कहा पहले मैं देखूंगी स्कूल कि वो कैसा है, मुझे अच्छा लगे कैसा लगे, एक बार मैं देखूंगी। तो मैं गई देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सामने कुछ ऐसा था भी नहीं, तो इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें सभी बच्चों से मिलना इतने बड़े स्कूल में, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं चली गई। ऑलमोस्ट मैं 3 महीना रही। अच्छा 3 महीना खूब अच्छे से सिखाया और अच्छे से रही, बहुत आनंद आया। उसके बाद मेरे पास शाश्वती दीदी का एक टेलीग्राम गया कि तुम सेलेक्ट हुई हो फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए रशिया। तो अरे वाह, अपना पासपोर्ट वगैरह की डिटेल दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पासपोर्ट डिटेल क्या, मैं गई थी उतने समय के लिए, मैं तो अपना सामान वामान बांध के, क्योंकि वहाँ स्कूल में मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती थी। वो थोड़े टाइम था जब कुछ नहीं है और मैं एक अपॉर्चुनिटी है उसको देखने के लिए, एक अकेले जाके रहना और उस तरह से माहौल काम करना, वो एक एक्सपीरियंस जरूर मैं लेना चाहती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। उसके बाद में आ गई और फिर इस तरह से केंद्र में जॉब, फिर आगे फिर, और ये इच्छा तो यही थी कि जिस तरह से मैंने तालीम ली है उस तालीम को मैं कथा केंद्र में उसी भाव से दूं, सिखाऊं। तो शायद मेरी इच्छा भी उसी तरह से पूरी हुई और मैंने काफी साल फाउंडेशन सिखाया और के बाद में अब ऑनर्स और पीडी को एज ए परफॉर्मर तैयार कर रही हूं। तो ये यहाँ पर अभी डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण जी हैं जो हर दिन हमारे कार्यक्रम में मेरे उत्साहवर्धन के लिए रहती हैं। मेरा गांधी कथा कहती है, बहुत सुंदर 1 घंटे की, और कई देशों में हुई हैं, कई राजभवनों में। और महात्मा गांधी का जो अब 150वां जन्मवर्ष चला है, तो लगभग पूरे देश की उन्होंने यात्रा की है। 1 घंटे की बहुत अच्छे से वाचन करती हैं गांधी जी की पूरी लाइफ को लेकर। जी मेरा भी नमस्कार उनको। हाँ, वो लिख रहे हैं कि आप कितनी सरल, सौम्य और सुंदर हो। तो ये तो शोभना जी को बताऊंगा कि सचमुच में मालती जी का मैंने देखा है कि संपूर्ण कलाकार है। अपनी कला के लिए, अपने घराने के लिए और अपने एक्सीलेंस के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली। मैं जैसे अभी इतने वर्षों से आपको जानता हूँ, कल भी मैं जब बात कर रहा था तो आपने कहा था कि मेरे को तो डांस करना आता है, मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती। ये बोल तो ही रखती हूँ, अपने आप को हटाने की कोशिश करती हूँ। आज लेकिन मैं आपसे 1 घंटे लगातार बुलवाते ही जा रहा हूँ खूब। ये भी एक सौभाग्य है मेरा। वो और देखिए, ये एक लिखा है सुदर्शन अयाचित उज्जैन से, मालती दीदी को प्रणाम, आपकी नृत्य धारा उज्जैन के लोगों को आज भी याद है। उज्जैन का मैसेज। मेरे साथी प्रमोद डेकाटे ने भी आपको नमस्कार किया, वो भी नमस्ते। साथी मेरे विनोद गुर्जर प्रकार जी। मिलना हो रहा है। हाँ, ट्राइबल म्यूजियम से विनोद गुर्जर जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी जी।
कुछ देश के बाहर भी जाने के अवसर आए कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ? बाद ये हुआ कि जब अपनी परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई, पहले तो जब ट्रेनिंग या प्रोडक्शन में थे तो महाराज जी के अंडर में सारी जगह परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अपने सोलो के ऊपर मैंने ध्यान दिया और सोलो के ऑफर्स मिले और उसके लिए मैं आईसीसीआर के थ्रू कई बार बाहर गई और संस्थाओं के द्वारा भी मैं बाहर गई। और उसके सोलो के बाद धीरे धीरे एज ए कोरियोग्राफी भी शुरू हो गई, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है हमारे नृत्य का, और दिमाग में आता था कि भाई ऐसा भी होना चाहिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती रही। फिर पहले कुछ और डांसर्स के साथ काम करती थी, उनके साथ कोरियोग्राफी करके फिर एज ए ग्रुप कोरियोग्राफी भी मुझे मिलती रही। और उसके साथ साथ फिर अब मेरे शिष्य, मेरे शागिर्द लोग अब मेरी कॉम्पोजिशन में ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। पहले होता तो दूसरे डांसर को लेके मैं काम करती थी, अब अपने ही शागिर्दों को लेके काम करती हूँ। तो ये अपने आप में बहुत ईश्वर की कृपा है, आप सब लोग का प्यार है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और सदा मुझे सहारा मिलता रहा है। और बस मैंने यही सोचा कि अपने काम को करते जाओ, अपॉर्चुनिटी के भागो नहीं, वो अपने आप आपको मिलेगी, जरा देर से मिले लेकिन मिले। और जब देर से मिलती है तो आपके काम में और गहराई दिखती है और आपको लोग मानने लगते। मैंने ये हमेशा देखा और हमेशा ये सोचा कि जो मेरे लिए बना है वो कोई छीन कैसे सकता है, वो मेरा है तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और जो मेरा नहीं है वो मुझे कोई दे भी नहीं सकता। तो इस तरह की मेरी सोच बचपन से रही और इसी भरोसे पर मैं हमेशा काम करती हूँ और टिकी रहती हूँ, इसलिए ज्यादा भागम भाग नहीं करती। आपकी कोरियोग्राफ कुछ विशेष रचनाएं, उनमें से किसी के बारे में बताइए, एक दो रचनाएं जो आपने बहुत विशेष टास्क देकर आपने तैयार की हो, जिसमें बहुत मजा आया हो, बहुत सारा मेहनत लगी हो। कई बार क्या होता है कि कुछ एक तो कॉन्सेप्ट कोई मानता है तो उसके अकॉर्डिंग कर, लेकिन मैंने काफी सारे, जैसे काफी समय में बुद्ध के जीवन को सोचती रही और जुड़ती रही। तो और फिर मैं कुछ मॉन्क्स यानी उसमें उनके लिए भी मैंने काम किया। उसके लिए मैंने धम्मपद से कुछ लाइन लेके ह्यूमन वर्ड, हाँ, उस पे कि फूलों की सुगंध और इंसान के गुणों के ऊपर, ये काफी देखा जाए तो। और अष्टांगिक मार्ग, और फिर बहुत सारे मैंने फिर कुछ ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस पे किए, जैसे दादरा है, ठुमरी है, ध्रुपद है। ध्रुपद मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक गंभीर रूप मुझे दिखता है शब्दों में भी और पखावज का और ताल का। तो वो मैंने अपने सोलो में भी सोचा और कोरियोग्राफी में भी सोचा। काफी सारे मैंने क्लासिकल की बंदिशें, जैसे ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, और क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है इन सारी बंदिशों में, अच्छा। और बाकी बहुत सारे, जैसे विद्यापति और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैंने उनकी कविता पे किया। फिर प्रोडक्शन, जब अभी मैं रेपर्टरी मेरे अंडर थी पिछले साल, तो काफी सारे हर मतलब 15 दिन में या महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम होता था, तो बहुत सारी कोरियोग्राफी करी। तो वो चलता रहा, एज ए सोलो के साथ साथ मेरी कोरियोग्राफी का भी हिस्सा चलता रहा। और बहुत की इसी में कई अपनी कोरियोग्राफी लेकर मैं विदेश भी गई और बहुत सराहा गया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अपने आप से अपने लिए नृत्य करने की कब कब इच्छा होती है?
खुद अपने आत्म संतुष्टि के लिए? अपने लिए कायदे से तो मैं जब खुद में आनंदित, मतलब खुद में नृत्य करना महसूस करती हूँ और करती हूँ तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है और उसी से दूसरों तक जाता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए मैं करूं और सब सामने बैठे हों और मैं उनको देख के करूं। मैं अपने आप में आनंदित होके जब नाचती हूँ तो ज्यादातर मैं अपने में नाचती हूँ। भाव पक्ष को लेके आपका भाव पक्ष बहुत समृद्ध ही कहा जाता है हमेशा, और खासतौर से आंगिक अभिनय को लेकर हमेशा समीक्षकों ने, प्रेक्षकों ने बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। हाँ तो जी। ये सब कौशल, इसके पीछे क्या क्या तैयारी, क्या क्या ज्ञान है, क्या शिक्षा? मुझे यही लगता है कि जैसे इसमें कुछ कुछ मुझे एक तो जिस प्रकार की मैं चीजें चुनती हूँ और उसमें चाहे वो शब्दों का भी अच्छे शब्द जी लिए जी। जाए या अच्छा संगीत लिया जाए, तो क्योंकि हाँ। संगीत और साहित्य ये दोनों जी जी। जब अच्छे से मिल जाए आपको आपकी पसंद का, तो नृत्य हम्म। आप अभिनय अपने आप उसमें उभर आता है, चाहे वो कोई भी। तो चुनाव मैं उस तरह से करती हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो रागों का चुनाव हो। कोई राग मुझे इतनी पसंद होती है, मेरा अपने आप ही मेरा मन, मेरी हस्तक अपने आप बहने लगते हैं या मेरी हम्म। बॉडी अपने आप फ्लो करने लगती है उस संगीत में। तो हम्म। ये शायद मैं वो चुनाव भी उस तरह से करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए जैसा आप भी कह रहे थे कि एक सिर्फ नृत्य अपने आप में रहकर समृद्ध नहीं है। आपको हर तरह से, आपको साहित्य उतना ही अच्छा है, आपको संगीत उतना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, आपका जैसे पेंटिंग, आप पेंटिंग को जब देखते हो, तो मैं मिनिएचर पेंटिंग को जब देखती थी, मैंने उसी तरह से एक कोरियोग्राफी भी करी है कि जैसे वो सारा सुंदरता दिखती है। तो बिल्कुल। पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मैंने कहा ना कि थिएटर कभी कभी आपको सिर्फ ऐसे और मैंने कई सारे एनएसडी के लिए भी मैंने कई सारे प्लेग्स के लिए कोरियोग्राफी करी। हाँ हाँ, ये भी एक अलग आयाम है और हाँ उस पर अच्छा लगता है जुड़ के। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें तो डांस तो बहुत नहीं है। आप हाँ एक खड़े होने का तरीका और एक डायलॉग को किस तरह से बोला जाए और उसमें एक ठहराव, तो वो भी बहुत, बिल्कुल। ये सारी चीजें वो मैं जुड़ती रही। जो, हाँ, जो भी कैरेक्टर होता है उसके साथ इन्वॉल्व होके जब जी ऐसा कुछ प्रस्तुत करना होता है तो बहुत आनंदी। बिल्कुल। और एनएसडी में औरों के लिए भी किया, लेकिन त्रिपुरारी शर्मा जी के लिए मैंने काफी कोरियोग्राफ की। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं चारों तरफ आर्ट के अंदर ही रही, चारों तरफ पेंटिंग्स बहुत देखना मुझे पसंद है क्योंकि रंग रंग आपकी कला में रंग आए, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नृत्य खाली नृत्य आप करके रहें तो आपके नृत्य में वो बात नहीं आएगी। एक एक अभी मैं इस 40-50 दिनों में नृत्य के क्षेत्र में जिन कलाकारों से बात हुई तो एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने देखी, वो बहुत सारे कलाकारों में कॉमन थी। आप अपने बारे में बताइएगा कि उन्होंने बताया कि जैसे अपने केंद्र में प्रशिक्षण के लिए वो जाते हैं दिन भर के लिए, तो जो उनकी अपनी क्लास है वो तो ठीक है, लेकिन वो अपने गुरु का रियाज भी देखना चाहते हैं कि वो कैसा होता है। तो भले उनका उनका समय नहीं है तो वो इसकी अनुमति मांगते हैं कि हम क्या दरवाजे के बाहर खड़े होकर देख सकते हैं, या वो नहीं मिला तो पता चला कि खिड़की की जरा सी झिरी खोल ली, वहां से देख रहे हैं कि गुरु का नृत्य हो रहा है। जी जी तो ये एक लगातार जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये मुझे बड़ी प्रभावित कर गई कि अपने मतलब गुरु गुरु कैसे नृत्य करते हैं। एक जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जब अपने आप के लिए आप करते हो,
वो जी कभी भी आपका मन हो सकता है, घर में, बाहर, सुबह शाम, किसी वक्त जी जी। आपको लगेगा कि डांस करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो अब उस समय जो अगर शिष्य आपका देख रहा होगा तो उसके लिए वो बिल्कुल मतलब क्रीम को हासिल करना है। बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जितना आप अपने गुरु को देखते हैं, हम्म आप उनसे मतलब उन बातों को अपने अंदर आप ले पाते हैं। तो मैं वो हम्म कि महाराज जी की ऑरा, महाराज जी को देखना, महाराज जी को सुनना, उनका नृत्य, उनका गायन, उनका लिखना, उनका मतलब सराबोर कर देने वाले पेंटिंग। तो महाराज जी मतलब किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे अ, ऐसे गुरु मिले जिनके पास मुझे सीखने का ऐसा अवसर मिला, और सालों साल मिला। और अभी भी यहाँ हूँ, घर पे हूँ, दूर हूँ, लेकिन दसियों बार दिमाग तो जाता ही है। उनको 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 देख लेती हूँ, यहाँ भी बैठी हम्म, तो भी वो दिखते हैं, या मैं जब सही। कर रही होती हूँ तब भी वो दिखते हैं। तो वो कहाँ नहीं है। तो बिल्कुल अपने गुरु को जितना आप देखो, जितना आप सुनो, जितना आप मनन करो, आप में वो आ ही जाता है, आपको वो प्यार मिल जाता है, वो आशीर्वाद मिल जाता एक कथक के साथ एक और बात जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी आपका अपना विचार भी जानना चाहूंगा कि जहाँ तक कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए प्रसंग, जो कृष्ण राधा, कृष्ण मीरा से जुड़े हुए प्रसंग, ये सब कथक में बहुत प्रयोग होते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या कारण? है। जी, आप ये कह लीजिए कि मैं तो बचपन से ही कृष्ण मतलब जब मैं छोटी थी तो सपने में भी मैं देखती थी कि कृष्ण है, और कोई वो कैलेंडरी इमेज में जहाँ मतलब मोर भी है, ये है वो है, और वो ग्रीन इतना सुंदर, मैं बचपन में उस तरह के सपने देखती। और श्याम नाम से मुझे बहुत अच्छा, हाँ, अब मेरी क्या बात है। मेमोरी में आता है शाम छुपना डगर जाने दो। तो हर जगह तो श्याम नाम तो मैं तो कहूंगी कि कृष्ण में हमेशा मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं शिव को भी बहुत ये करती हूँ, मतलब हम्म, अगर ध्रुपद वगैरह करती हूँ तो मैं शिव को ध्यान में रखती हूँ। और बट कृष्ण सबसे ज्यादा बड़े हर रूप में आ जाते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। शिव का आप एक ऐसा रूप मेडिटेटिव या ऐसा पावरफुल सोच सकते हैं, लेकिन हम्म, कृष्ण तो आप एक दोस्त भी समझ सकते हैं, एक ईश्वर भी समझ सकते हैं, एक बाल्य लीला भी उनकी समझ सकते हैं। तो हाँ, तो कितने सारे आयाम हैं उनके। हाँ, गीता का जो उनका उपदेश है, हम्म तो उनमें सारे शेड्स हैं। तो महाराज जी स्वयं कृष्ण, वो तो कृष्ण रूपी ही सब करते हैं। वो तो कहते ही हैं 16 मात्रा कृष्ण सम है, और मात्राएं सारी गोपियां हैं। क्या बात, इमेजिनेशन में तो पूरा ही ये है। सही बात है। तो अब इस ये आप देखिए, इतने हमारे, हम सबके संज्ञान में और हम लोग के बीच पंडित बिरजू महाराज जैसे गुरु का उपस्थित रहना और लगातार मार्गदर्शन देना और इस पूरी कला के परिदृश्य को आलोकित करना, एक अपने आप में बड़ी बात जी है। और इस उम्र में भी लगातार वही एनर्जी, वही सक्रियता और बिल्कुल निरंतर अपनी कला के बारे में सोचते रहना, ये आसान नहीं है बिल्कुल। किसी भी गुरु के और लिए। महाराज जी को बाहरी दुनिया से इतना कोई वो रहा ही नहीं, वो अपनी दुनिया उनकी, या तो पढ़न चलता रहेगा या सिखाना चलता रहेगा। मतलब मैं कभी नहीं देखा महाराज जी को बगैर उसके वो बैठे हैं। सही बात। वो किसी के साथ बैठे भी हैं तो उनका अपना ध्यान चलता रहता है उसके प्रति। तो महाराज जी अपने काम के बढ़िया है। अभी जो आपकी अपनी शिष्य परंपरा है, आपकी शिष्याएं जो आपसे सीख रही हैं, उनके क्या व्यवहार हैं और किस तरह से आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं? हाँ, कुछ कुछ देखिए आते तो सब हैं, सीखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ
लोगों में ही वो बात दिखती है और हाँ कर रहे हैं अभी। और मैं चाहूंगी कि वो उसी पद्धति से चलें, उसी डिसिप्लिन को रखें, उसी तौर तरीके से रहें और धैर्य से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने काम को एक रिस्पेक्टफुली आगे ले जाएं। और उसमें से काफी सारे हैं, जैसे अभी मेरी शागिर्द यामिका को तो आप जानते ही हैं, यामिका है और अश्विनी है, आंचल है, शैलजा बेस्ट है जो कि थोड़ा सा पारिवारिक उसमें काम में थोड़ा सा रह है, लेकिन फिर से वापस आएगी। शैलजा बहुत अच्छी डांसर है। अर्चना सिंह है और जिन्होंने मतलब जयपुर तो सीखा लेकिन अब लखनऊ सीखती है मुझसे। देवजया है जो अलीपुर द्वार में रहती है और आती है महीने 4 महीने में यहाँ दिल्ली आके सीखती है। और आंचल रावत है जो मैं समझती हूँ अच्छा करेगी, अभी केंद्र में है। गौरी है, काफी सारे मेरे बच्चे कर रहे हैं। अतुल है, ये सारे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मैं समझती हूँ कि ये इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और उनमें उम्मीद दिखती है मुझे कि शमी हैं, अच्छा कर रहे हैं। और हाँ बाकी वक्त आने पर देखेंगे कि कौन कितना अच्छे से इसको ले जाता है। अभी ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। नहीं नई अच्छा, नई जनरेशन के साथ दोनों तरह की बातें जुड़ती है। एक तो वो टैलेंटेड बहुत है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। कभी कभी कहीं ये भी सुनने में आता है कि धीरज की कमी है, लगता है हाँ, कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए या बस समय से पहले हो जाए। हाँ, मैं यही समझती हूँ कि भय ना करें और जल्दबाजी ना करें। पहले तालीम अच्छी लें, तालीम अच्छी होगी तो आप में बात पैदा होगी। और परिश्रम करना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों को ये अचानक नहीं मिला है, इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी लंबी साधना। सालों की। हमने वही तो कहा ना कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भाई प्रोग्राम मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। करते रहे करते रहे करते रहे और धीरे धीरे सभी मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि सब जो जो हम कर सकते थे उसके द्वारा हमें वो सब मिला। सही बात है। मेहनत करी तो धीरज वो सारा धीरज तो रखना ही पड़ेगा। और ये सही है कि समय के साथ, जी समय से पहले मिली हुई चीज जो है वो अपरिपक्वता की भी निशानी होती है, उसको हम निभा भी नहीं सकते। बिल्कुल देर कई से। बार नहीं होता कि जैसे जी कोई बड़ा बड़ा सिद्ध किया हुआ तीर अगर किसी योद्धा को चलाना हो तो उसके लायक वो बने। जी वो किसी छोटे बच्चे को पकड़ा दोगे तो गिर जाएगा। बिल्कुल लेकिन ये एक सहज चीज है कि एक अगर सब कुछ इंस्टेंटली आसानी से हो जाया करता, कॉफी या इडली बन जाना अलग बात है कि वो इंस्टेंट बन जाती, इसके लिए आपको अब आजकल सुबह से शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ता। पर जो साधना भूमि में जो चीजें हैं उनके लिए तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी, जी धीरज बिल्कुल। रखना पड़ेगा। और ये जो कलाएं हैं ये आपकी साधना मांगते हैं, आपका रियाज मांगते हैं। कोई कथक डांसर अच्छा डांसर बगैर रियाज के नहीं हो सकता। उसने अपना रियाज नहीं छोड़ा है, वो रियाज किया है, इसलिए वो आज खड़ा है। तो ये सबसे पहले इनको सीखना होगा कि रियाज बहुत जरूरी हाँ। और आप उसी पे सब बेस्ड है। आप इन बच्चों को अकादमिक नॉलेज के लिए कुछ किताबें भी सजेस्ट करती हैं क्या, कथक पर जो शोध हुए हैं या कुछ हाँ इस हाँ, तरह से? जैसे बहुत सारे लोग को मैं बोलती हूँ कि पोइट्री पढ़िए और कथक का जितना भी किताबें हैं वो पढ़िए और साथ में पोइट्री पढ़िए। और जैसे अष्टछाप कवियों की रचनाओं पर मैंने इनको कहा कि तुम लोग वो पढ़ो। और जितने भी राइटर्स अच्छी मतलब पोइट्री तो पढ़नी ही चाहिए, अच्छा साहित्य, हाँ तभी ये लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ नृत्य की जो भाषा है वो नृत्य में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हम कुछ चीज को व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा तो उसके लिए अच्छा हमारे पास साहित्य होना चाहिए।
तो सही मैं बात। इन लोगों को बोलती हूँ कि पढ़ें, और ज़्यादातर मैं खुद भी उसको लेके बैठती हूँ और इन लोगों के लिए कंपोज करती हूँ, तो इन्हें खुद बस समझ में आता है कि हाँ हमें इस तरह इस पर काम करना है। बहुत सारी आप आपकी शिष्य में पुरुष लड़के भी हैं, यंग यंग बॉय? हाँ, लड़के हैं। प्रदीप है, शमीक है, अतुल है, तो हम्म, सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कुछ हम्म। मेहनती हैं, कुछ अपने विचारों से बड़े अच्छे हैं, तो हम्म। कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। उनके भी जीवन में लक्ष्य है कथक के साथ आगे चलने का, या बिल्कुल बिल्कुल, उसी में। कैजुअली है वो? हाँ, उसी में रहेंगे। करेंगे आगे और टैलेंटेड, साधना। और वही है, मेहनत करेंगे तो अपने आप आगे आएंगे। इधर आपने कुछ ये जो 2-3 महीने जो आपको अवकाश का समय मिला एक तरह से, जी। मतलब अवकाश आपने उस तरह से लिया नहीं, पर फिर भी कुछ विशेष प्रस्तुति या कुछ विशेष रचना को कोरियोग्राफ करने का कुछ ख्याल बना क्या आपका, जो हाँ, आगे आप उसको इस बीच इम्प्लीमेंट करेंगे? इस बीच जरूर कुछ ना कुछ इस बीच मैंने सोचा है, उसको आने वाले समय में जरूर करूंगी। काफी इंटरेस्टिंग है, उसको अभी मैं खोलना नहीं चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा। है, और एक बड़े लेवल पे उसको करना चाहूंगी। हाँ हाँ। बस उसके और लिए ये इस सारा कुछ इकट्ठा हो जाए सब, तो उसे करूंगी। सही बात है। अपना रियाज तो चलता रहा, रियाज चलता रहा, और पढ़ना चलता रहा, ये सब चीजें तो चलती रही घर में। अच्छा, इसके अलावा भी आपका कोई रुझान है, कथक नृत्य के अलावा भी कोई रुझान है आपका अभी इस समय? हाँ, आ- वैसे तो नृत्य करना सिखाना, और लेकिन म्यूजिक सुनना बहुत, मैं डांस से भी ज्यादा हम्म। बहुत सुनती हूँ। तो हाँ हाँ। गायन हो, इंस्ट्रूमेंट को मैं बहुत सुनती हूँ, सारे ही कलाकारों को, अच्छे कलाकारों को। तो ये एक शौक है। बाकी घर का भी सब संभालना अच्छा लगता है मुझे, घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। ये ये आपकी मित्र हैं कविता और द्विवेदी, उन्होंने रहस्य खोला है कि गाती बहुत अच्छा है मालती जी। सब, मगर मुझे गवाइएगा नहीं, क्योंकि वो घर में गाने के लिए ठीक है। नहीं, नहीं गवाऊंगा, हाँ। लेकिन फिर भी किस तरह के किस तरह के गीत आप गाना पसंद करती हैं, ये तो बता दीजिए। आ, ज्यादातर वैसे तो आ, मतलब क्लासिकल बंदिशें अच्छी लगती हैं, जैसे छोटे ख्याल, आ, और भजन, ये ठुमरियाँ। सब राघव जी भी लिख रहे हैं वोकल, इन सबको आपने सुनाया होगा उस समय, तभी इसको पता है। देखिए, हाँ, ये लोग सुनते थे। उस समय ये राघव जी ने अपनी बातचीत में बताया था कि बड़ा वातावरण बड़ा अच्छा रहता था, हम लोग बोले बहुत बहुत आनंद में अच्छा। रहते थे बहुत। राघव भैया तो बहुत ही हंसाते थे, बहुत। ये बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं। और ये लोग, हाँ। शिवली शिवली बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और शिवली भी को भी हम जोड़ सकते थे, लेकिन वो हम्म। बांग्लादेश के हैं। और राघव भैया, और उस टाइम पर और कौन था, किसी को पता होगा, अर्जुन भैया थे। मतलब बहुत अच्छा माहौल था। मैं कह रही हूँ ना कि एक एक रूम में चाय बनती थी, तो देखते थे कि छन्नी गायब, तो छन्नी एक ही रूम में मिलेगी, एक कप एक ही रूम में मिलेगा, एक तो सब इकट्ठा करके फिर वो सब लोगों के लिए वो इकट्ठे करते थे, और फिर हम चाय, मतलब माहौल तो गजब था, उसको हम भूल ही नहीं सकते। सच, वो तो बयां करना बहुत कठिन है ऐसे शब्दों में। वो तो हम फिर वापस वहीं चले जाए, और ये सोच रहे होंगे कि उस माहौल में ये पहुंच गए होंगे, चाहे मंगल हो। अभी हम तीनों, मेरे हाँ, ख्याल से उर्मिला है। ये लिख रही है मालती, घूमर, ये मंगला जी को याद आ रहा है। हाँ, सब
सब अपने अपने थैले लटका बस पर रियाज करने के लिए जाते थे। हम हॉस्टल से ऊपर उसमें केंद्र के कमरों में जहाँ हमारी क्लासेस होती थी वहाँ रियाज करने के लिए जाते थे, या कोई लोग हॉस्टल में ही अपने रूम में घुंघरू बांध के, सुबह के टाइम तो चारों तरफ से आवाज आती थी वो उर्मिला जी कह रही हैं, तुलसी की चाय पीते थे। हाँ, देखिए कितनी कितनी बातें याद है, ताजा हो रही है। चाय बहुत पीते थे। उस माहौल को मैं कह रही हूँ ना, चारों तरफ एनर्जी थी। इधर एनएसडी के सभी लोग अपना रियाज करते थे, वॉइस का रियाज करते थे, एक्सरसाइज करते थे। इधर कथा केंद्र के सभी स्टूडेंट रियाज करते थे और फिर क्लासेस शुरू होती थी। मतलब पूरा दिन हमारा उसी माहौल में गुजरता था। और फिर इवनिंग में सारे परफॉर्मेंसेस होते थे, और बाहर परफॉर्मेंस नहीं तो एनएसडी में प्ले हो रहा है जी, बाहर ही हम लोग जाके वहाँ प्ले देखते थे। कथा केंद्र कई सारे प्रोग्राम वहीं उधर आउटसाइड पे लॉन पे स्टेज बना के कई सारे कार्यक्रम करते थे, चाहे वो होरी धूम मचोरी हो या कोई दूसरा कार्यक्रम हो। मतलब चहल पहल चारों तरफ, एटमॉस्फेयर तो बड़ा गजब, वो मिलना बहुत कठिन है। यामिका कह रही है कि गाकर छोटा सा भाव। भाव आपके पास 2-3 मिनट का समय है। अब क्या 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट है अपने पास, तो कुछ सुना दीजिए या कुछ बता दीजिए। ऐसा सोचा नहीं मैंने, यामिका ही मुझसे डिमांड कर रही है। वाह, हाँ, ये लड़की ने फंसाया आपको। ये अभी क्या होगा, आधे मिनट में ये वार्निंग देता है तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, अच्छा ताकि आप, हाँ, 1-2 मिनट बचा है अपने पास बस। अच्छा। महाराज जी करते हैं ये ठुमरी, और अभी वही समझ में आ रही है। बिंदा दीन जी रचित ये ठुमरी, धाए गए हो श्याम। मतलब वाह वाह, उन्होंने, कविता जी ने वही लिखा, कविता द्विवेदी ने, धाए गए हो। ओहो अच्छा। धा धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम। अरे जाने दे मैं कहे काम धाम, तुम मानत नाही, क्यों कर गए क्यों माला श्याम। धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम, धाए गयो श्याम। वाह, आपका मैं खूब सारा आभार व्यक्त करता हूँ, और हम दोनों ही फिर अपने सब मिलने वालों से विदा लेते हैं। बहुत अच्छी शाम हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में याद किया, सबसे मिलना हुआ, मुझे बहुत खुशी। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।